आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी कोई भाषण दे और उसमें भारत विरोधी बात नहीं हो, अब ऐसा असंभव सा लगने लगा है। मोदी विरोध के नशे में मदहोश राहुल गांधी अपने बयानों के बदौलत दुनिया का सबसे बड़ा भारत विरोधी नेता बन चुका है और यह स्थिति भारत जैसे विविधताओं वाले दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतांत्रिक देश के लिए एक खतरनाक संकट का संकेत है। और यह संकट उस समय और बड़ा हो जाता है जब राहुल गांधी जैसा राजनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के संवैधानिक पद पर बैठा हो। कल राहुल गांधी बजट सत्र 2025 के शुरुआत पर महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना भाषण कल लोकसभा में दे रहा था। राहुल गांधी ने अपने उस भाषण में जिस प्रकार से चीन का महिमा मंडन किया और जिन परिप्रेक्ष्य में जिस संदर्भ में किया, वह इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि जो आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी चीन का दलाली करता है, चीन के एजेंडे के अनुरूप काम करता है और उनका एक समझौता अगस्त 2008 में हुआ था जिसके ऊपर देश के बड़े बड़े लोगों ने सवाल उठाया, जिसका अब तक कांग्रेस पार्टी ने जवाब नहीं दिया कि वह समझौता आखिर क्या था। दुनिया में इस प्रकार का समझौता कहीं भी नहीं हुआ होगा कि किसी देश का एक राजनीतिक दल दूसरे देश के राजनीतिक दल के साथ कोई समझौता किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की अगुवाई में अगस्त 2008 में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, चीन के सरकार के साथ ऐसा एक गुप्त समझौता किया था जिसका अब तक खुलासा नहीं किया है। और उसी कारण से यह आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी चीन के एजेंडे पे काम करता है, चीनी हित के अनुरूप काम करता है। वह आरोप बिल्कुल सत्य होता दिखाई दे रहा है। कल राहुल गांधी लोकसभा में 43 मिनट बोले हैं। उस 43 मिनट में 34 बार उन्होंने चीन की सरकार और उनके नीतियों का जिक्र किया, यानी कि लगभग हर 1 मिनट 20 सेकेंड पर राहुल गांधी चीन का तारीफ कर रहा था, चीन का जिक्र कर रहा था भारत के संसद में। और ऐसा नहीं है कि अगर राहुल गांधी चीन का जिक्र कर रहा था या कोई और नेता कर रहा है तो इसका यह मतलब है कि राहुल गांधी या वह नेता भारत का विरोध कर रहा है या चीन का दलाली कर रहा है, चीन के पक्ष में बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जो संदर्भ राहुल गांधी ने लिया था, जिस संदर्भ में चीन का जिक्र कर रहा था, वह संदर्भ बताता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी भारत के संसद में खड़ा होकर चीन के सामने भारत को कमजोर और असहाय साबित कर रहा था। अगर राहुल गांधी चीन का विरोध करने के लिए, चीन के नीतियों का विरोध करने के लिए अगर चीन का जिक्र करता तो उनके इस जिक्र पर कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन उन्होंने चीन का जिक्र सिर्फ और सिर्फ भारत को नीचा, असहाय और कमजोर दिखाने के लिए किया। भारत के बदले चीन को अधिक मजबूत, चीन के नीति को बेहतर दिखाने के और बताने के लिए किया। और ऐसा करने के लिए कल राहुल गांधी ने सभी संवैधानिक मर्यादाओं को लांघ गया। ऐसे भी इस देश में गांधी नेहरू परिवार के लिए कोई भी संवैधानिक मर्यादा नाम का चीज नहीं है। उन्होंने कभी भी संवैधानिक मर्यादाओं का परवाह नहीं किया। मौके कई सारे हैं जिन घटना को देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने हर एक मौकों पे यह साबित किया है कि देश में इस परिवार के लिए कोई संवैधानिक मर्यादा नाम का चीज नहीं है। वह संविधान से भी ऊपर है। उनका परिवार, उस परिवार का व्यक्ति भारत देश के संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं से अलग है। उन पर संविधान और संविधान का मर्यादा लागू नहीं होता है। और इसका परिवार के लोगों ने अभी हाल में भी दिया है। 2 दिन पहले ही दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतांत्रिक देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक कमजोर, निसहाय और गरीब महिला बताकर इस परिवार ने इस देश को इस बात का प्रमाण दिया है कि उनके लिए देश का राष्ट्रपति जो सबसे शक्तिशाली होती है, प्रथम नागरिक होती है, वो भी उनके नजर में एक असहाय, गरीब और बेसहारा महिला है। यह उस परिवार के संविधान के प्रति पहुंच को दिखाता है, भावना को दिखाता है, जिसका विरोध खुद राष्ट्रपति भवन ने किया। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नेता किसी प्रकार का बयान दिया हो और उसका विरोध सीधे राष्ट्रपति के द्वारा किया गया और राष्ट्रपति भवन के द्वारा किया गया। राहुल गांधी इस समय देश का नेता विपक्ष है और नेता विपक्ष के रूप में वह जो कह रहा है, जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है, वह शर्मनाक और खतरनाक है। और संभवतः ऐसा नेता विपक्ष देश को न तो कभी मिला और न ही कभी मिलेगा। राहुल गांधी कोई सामान्य सांसद नहीं है, इस देश का नेता विपक्ष है। और कल लोकसभा में इस देश का नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए जो बात कहा है, वह फिर से
उस परिवार और उस परिवार के लोगों की उसी भावना को प्रदर्शित करता है कि इनके नजर में इनके परिवार के अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी पद किसी सम्मान के लायक नहीं है। कल राहुल गांधी लोकसभा में ये कह रहा था अपने उस भाषण के दौरान कि अमेरिका के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण पाने के लिए नरेंद्र मोदी ने, यानी भारत देश के प्रधानमंत्री ने अपने विदेश मंत्री को अमेरिका भेजा था। यानी राहुल गांधी का कहने का अर्थ यह है कि भारत का विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण पत्र मांगने गया था। ऐसा बयान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के नेता विपक्ष की तरफ से अगर दिया गया होता तो यह सबसे शर्मनाक है। ऐसा बयान अब तक दुनिया के किसी भी देश के नेता विपक्ष ने अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं दिया होगा। राहुल गांधी का यह बयान शर्मनाक है और खास करके नेता विपक्ष के तौर पे है। लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही इस देश के विपक्षियों को, क्योंकि मोदी विरोध के नशे में चूर भारत का विपक्षी दल और उनके नेता इस समय अपना होशो हवास खो बैठा। राजनीतिक हार से हताश और निराश विपक्ष अब यह मान चुका है कि राजनीतिक तौर पे अगर हम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते हैं, भाजपा को नहीं हरा सकते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से ही उनको अपमानित और लज्जित करते रहा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने चीन के संदर्भ में जितनी भी बातें कहा है कल संसद में, उनमें से अधिकतर बात तथ्य और तर्कों पे किसी भी प्रकार से खरा नहीं उतरता है। पूरी तरीके से वह अतथ्यात्मक है और ऐसे भी तथ्य और तर्कों के आधार पर ही अगर बात करना हो तो फिर राहुल गांधी होने का मतलब क्या है। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने जिस प्रकार का राजनीति किया है उसमें यही देखने को मिला है कि राहुल गांधी का तथ्यों और तर्कों से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। राहुल गांधी का जो राजनीतिक स्टाइल है उसमें तर्कों और तथ्यों का कोई जगह नहीं है। चाहे संसद हो, सड़क हो, देश हो या विदेश हो, उनका हर एक भाषण एक जैसा ही होता है जिसका तथ्यों और तर्कों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके मन में जो आता है वो ही बोलता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि उनका जिम्मेवारी क्या है, वो किस पद पे बैठकर कौन सा बात बोल रहा है और उस बात का असर क्या होगा देश और दुनिया में। लेकिन ऐसा राजनीति सड़क छाप नेताओं के लिए तो हो सकता है पर नेता विपक्ष के लिए बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी ने कल कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है कि चीन के सेना ने हमारे देश के जमीन पर कब्जा नहीं किया था, जबकि सच्चाई यह है कि चीनी सैनिकों ने हमारे देश के 41,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। और अब राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय में कैसे देंगे यह तो देश देखेगा। लेकिन भला देश का ऐसा कौन सा जागरूक व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये नहीं पता है कि चीनी सैनिक भारत के जमीन पर कब्जा किया था, उसका आकार क्या था और उस समय देश में किसका शासन था, कौन उस समय देश को चला रहा था। जब राहुल गांधी ये कहता है कि चीनी सैनिकों ने हमारे देश के जमीन पर कब्जा कर लिया तो उनको यह भी बताना चाहिए कि वह कब्जा कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। राहुल गांधी को यह भी नहीं पता है कि चीन का कब्जा उनके ही परनाना पंडित नेहरू का सबसे बड़ा कायरता था। पंडित नेहरू के कायरता का परिणाम था कि चीनी सैनिकों ने, चीन के सरकार ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस समय देश में अगर कांग्रेस पार्टी का सरकार होता, राहुल गांधी की अगुवाई में अगर सरकार चल रहा होता, 2014 में अगर सत्ता नहीं बदला होता तो अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एक बड़ा भूभाग भी चीन के कब्जे में होता, वो उस पर भी कब्जा कर लिया होता। जिस प्रकार से कांग्रेसी सरकारों के समय में अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर रणनीति बनाया जाता था, उसका परिणाम यह होता कि चीन अरुणाचल प्रदेश पे भी कब्जा कर लेता। क्योंकि कांग्रेसी सरकारों के मंत्रियों का संसद में बयान है, रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का बयान है कि हम चीन से सटे हुए अपने भूभाग पर सड़क इसलिए नहीं बनाते हैं कि चीनी सैनिक, चीन का सरकार हमारे भूभाग पर कब्जा कर लेगा। यानी कि उनको भी भरोसा था कि चीन का सैनिक, चीन का सरकार भारत के भूमि पर कब्जा कर लेगा। और संभवतः जब मनमोहनी सरकार था, यूपीए का सरकार था, उस समय 20-21 किलोमीटर भारत के अंदर तक चीनी सैनिकों ने घुसपैठ किया था और कब्जा कर लिया था 2013 में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद
क्या हुआ है, कैसे उन चीनी सैनिकों को और चीन के उस तानाशाह सरकार को भारतीय सैनिकों ने और भारत सरकार ने जवाब दिया है, यह दुनिया देखा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन का सरकार अपने विस्तारवादी नीति पर किसी प्रकार का समझौता किया हो, वह अपने फैसले को वापस लिया हो और भारतीय जमीन से वापस गया हो। नहीं तो आज तक चीन का इतिहास है कि वो जहां भी कब्जा किया उस जगह से वो कभी वापस नहीं गया। 1962 में अगर भारत में सही व्यक्ति के हाथों में सत्ता आया होता, सही व्यक्ति सरदार पटेल जैसा लोग अगर प्रधानमंत्री बना होता, तो जो अक्साई चीन है जिस पर 1962 में चीन ने कब्जा किया था, वो तो बहुत दूर, जिस तिब्बत को आज चीन अपना आधिकारिक रूप से एक राज्य बना चुका है, उस तिब्बत पे भी वो कब्जा नहीं कर पाता। जिस समय तिब्बत पे कब्जा किया था, उसी समय अगर पंडित नेहरू या भारत सरकार उसका विरोध किया होता, तो चीन कभी भी अक्साई चीन या भारतीय टेरिटरी पे कब्जा नहीं कर पाता। लेकिन वो एक कायरता था जिसका परिणाम आज तक देश भुगत रहा है, और उस पर बेशर्मी के साथ राहुल गांधी संसद में खड़े होकर मोदी सरकार से सवाल करता है, जबकि जवाब उनके परदादाओं को, बाप दादाओं को देना चाहिए था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। तो यह तो कभी कहा नहीं भारत सरकार ने, या भारत का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भारत चीन से आगे हो गया है, क्योंकि जो आगे हो चुका है वो तो आगे ही रहेगा। भारत सरकार का प्रयास यह है, भारत के लोगों का प्रयास यह है कि हम चीन के बराबर में जा सके या चीन से आगे हो जाए, ये सबका इच्छा होता है। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं कहा कि भारत मोदी सरकार ने कि हम चीन से आगे हो गए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत आज चीन से आगे निकल चुका है और भारत में बने हुए चीजों पर दुनिया विश्वास करती है, जबकि चीन के सामानों पे दुनिया विश्वास नहीं करती है। लेकिन राहुल गांधी का यह आरोप अभी भी ठीक है, लेकिन अधूरा है, वो लोगों को भ्रमित करता है। अगर राहुल गांधी ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन भारत से आगे है, तो इसका जवाब भी उनको अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए या उनको देना चाहिए कि यह अगर ऐसा हुआ है तो इसका कारण क्या था, कौन लोग था वह जिसके वजह से, जिसके नीतियों के कारण भारत पिछड़ता गया और चीन आगे निकल गया। जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने इस देश पर 55 साल तक एक छत्र राज किया, उस पार्टी के नेता को यह सवाल पूछने का कतई हक नहीं है कि वह कहे कि चीन आगे कैसे निकल गया। उसको तो जवाब देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पिछले 10 वर्षों में ही चीन भारत से आगे निकला है, वो तो पिछले 3 दशकों से, उससे भी अधिक समय से भारत से आगे है, बहुत आगे है। इस समय वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति है, भारत 5वां बड़ा आर्थिक शक्ति है। और कांग्रेसियों का सरकार होता, राहुल गांधी की अगुवाई वाला, तो अभी भी भारत 10वें नंबर पे ही होता। वो तो मोदी है, उसका नीति है जिसने 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आया है। राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत में इस समय मेक इन इंडिया के नाम पे जो कुछ भी बन रहा है वो सब झूठ है, उसमें भी चीन बैठा हुआ है। राहुल गांधी ने उदाहरण दिया कि हम जो मोबाइल चलाते हैं, जिस मोबाइल को मोदी सरकार कहता है कि ये मेक इन इंडिया मोबाइल है, भारत में बना हुआ है, दरअसल वो मोबाइल भारत में बना हुआ नहीं है। भारत सिर्फ उसका असेंबलिंग करता है। इसमें जितने भी पार्ट पुर्जा लगा है, जो भी कंपोनेंट लगे हैं, ये सब चाइना से आता है, ये सब चीन में उत्पादन होता है। ये सब का भारत तो सिर्फ इसका असेंबलिंग करता है। बिल्कुल सही है, उनका ये बात सही है, लेकिन राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या यूपीए सरकार के दौर में या फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या नेहरू, पंडित नेहरू के जमाने में ये सभी ये सभी पार्ट पुर्जे कंपोनेंट भारत में बनते थे, जिसको मोदी ने चीन में बनवाना शुरू कर दिया। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी काम असेंबलिंग से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से अगर हमें टीवी बनाना है तो हम उनका पहले पार्ट पुर्जा बनाएंगे। अरे पहले हम उसका असेंबलिंग करेंगे, हम उसके पार्ट पुर्जे की जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें ये समझ होना चाहिए कि वो पार्ट पुर्जे किस प्रकार से लगाए जाते हैं। पहले हम उस पार्ट पुर्जे को समझेंगे, जब ही तो हम उसको बनाएंगे। आज जो राहुल गांधी मोबाइल में लगे हुए चिप, बैटरी, फलाने ठिकाने, नेटवर्क फलाने, इस सब का जो बात कर रहा है, उस पर तो भारत सरकार काम कर रहा है ना। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट 2014 के बाद जो सरकार बनी है उसने लगवाना शुरू किया। ये उससे पहले क्यों नहीं लगा? किसने रोका था? मोदी ने रोका था। क्यों नहीं 1962 में या 1980 में, 1971 में, जब इस परिवार का एक छत्र शासन था, उस समय चिप मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट भारत में खोला गया। अगर उस समय खुल गया होता तो आज मोबाइल में जो भी पार्ट पुर्जे लगे हुए हैं उसका भी निर्माण भारत में हो रहा होता। जो कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने भारत में IIT बनवाया, IIM बनवाया, इसरो स्थापित किया, तो फिर उनके बाप दादाओं ने चिप निर्माण के लिए कोई कारखाना क्यों नहीं स्थापित करवा पाया, क्यों नहीं किया? राहुल गांधी को बताना चाहिए
कि जिस कंप्यूटर युग का क्रेडिट राजीव गांधी को दिया जाता है कि राजीव गांधी ने ही भारत में कंप्यूटर युग का शुरुआत किया था, क्या वह कंप्यूटर 10 जनपद में बनवाया था राजीव गांधी ने? या नेहरू भवन में बना था? उसमें जो पार्ट पुर्जे लगे थे, कंपोनेंट लगे थे, वो सब का नेहरू भवन में बना था या 10 जनपद में बना था, या फिर इटली से बनकर आया था? कहाँ बना था? क्या वो कंप्यूटर भारत में निर्मित हुआ था, निर्माण हुआ था उसका, जो मोदी सरकार के आने के बाद बंद हो गया? दरअसल राहुल गांधी मोदी विरोध में इतने मदहोश हो चुके हैं कि उनको खुद को ही नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें कौन सा सवाल उठाना है और किस सवाल पे चुप रहना है। उसने इसी बयान में फिर से वही अपना जातिवादी जहर घोलने का प्रयास किया। चर्चा तो ऐसे बजट पर था, लेकिन बजट का बी भी शायद राहुल गांधी को समझ में नहीं आया है। उसने बजट में किए गए किसी भी प्रावधान के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। किसी देश का नेता विपक्ष ऐसा भी हो सकता है, यह अकल्पनीय है कि देश का बजट आया हो और उस बजट में किए गए किसी भी प्रावधान के खिलाफ नेता विपक्ष को कोई खामी नहीं मिला हो, वो उसमें के किसी भी प्रावधानों पे कोई सवाल नहीं उठा पा रहा हो, अनर्गल बातें कर रहा हो। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में ओबीसी, एससी, एसटी इस सब के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। अरे तो ये बजट का एलियंस के लिए बना है। ये जो 12 लाख रुपए तक का टैक्स में छूट दिया गया है, इसका फायदा क्या एलियंस को होगा? क्या इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और पिछड़ा समाज नहीं आएगा? ये जो स्टार्टअप के लिए महिलाओं को, न्यू स्टार्टअप के लिए जो 5 लाख करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया है, वो किसके लिए है? क्या उसमें एससी, एसटी, ओबीसी समाज की महिला नहीं आएंगी? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 59,000 करोड़ का बजट दिया गया है, इससे क्या ये ओबीसी, एससी, एसटी पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा नहीं होता है? किसका घर बन रहा है? एलियंस का बन रहा है। इसने कहा कि तेलंगाना में 90% ओबीसी, एससी, एसटी जनजातीय समूह का व्यक्ति है, रहता है, लोग रहता है। और मैं तेलंगाना के आधार पर कहना चाहता हूं कि पूरे देश में भी ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों का संख्या सबसे अधिक है। तो जिस तेलंगाना में 90% ओबीसी, एससी, एसटी का आबादी है, उस तेलंगाना में मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण कैसे बन गया? रेवंत रेड्डी क्या ओबीसी है, एससी, एसटी है? क्यों नहीं उस तेलंगाना का मुख्यमंत्री कोई ओबीसी, कोई एससी, एसटी समाज का व्यक्ति बना? ब्राह्मण क्यों बना? क्योंकि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में ब्राह्मण समाज से आता है। रेड्डी उपनाम ब्राह्मण समाज का है, एससी, एसटी का नहीं है। दरअसल यह व्यक्ति मोदी विरोध में अब एक खतरनाक रूप धारण कर लिया है। मोदी विरोध के नाम पर यह पूरी तरीके से भारत विरोध, भारत को बदनाम और कलंकित करने का कार्य कर रहा है। यह शर्मनाक है। अगर यही स्थिति रहा तो कांग्रेस पार्टी का दुर्गति निश्चित है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि राहुल गांधी कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।